नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास इस अध्याय से बन सकने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय के अंतर्गत जिन जानकारियों का समावेश किया गया है वे जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर और जिनसे प्रश्न बनाकर ऐसा लगता है कि यदि ये जानकारियां किसी भी स्तर की परीक्षा में रख दी जाएं सवालों के रूप में, तो यह बड़े बड़े और पुरानी तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को भी चकमा दे सकती है। तो तथ्यों का, जानकारियों का अच्छा खासा संग्रह इस अध्याय में है और हम प्रश्नों को अगर स्तरीय बनाना चाहें, ऊंचे स्तर का बनाना चाहें, तो आसानी से इस अध्याय की जानकारियों के आधार पर बना सकते हैं और कोई अनुमान भी नहीं लगा पाएगा कि ये जानकारियां कक्षा 6 की पुस्तक से ली गई हैं, क्योंकि जानकारियां और सूचनाएं, तथ्य हमारे पढ़े हुए भी हों, जाने पहचाने भी हों, लेकिन जब प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आते हैं तो एकदम नए लगने लगते हैं। इसीलिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और तरह तरह के प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 6 अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद सहित किन किन पौराणिक एवं प्राचीन ग्रंथों में मरु प्रदेश का वर्णन आता है? तो मरु प्रदेश यानी मरुस्थल से संबंधित है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, यानी जो राजस्थान के नक्शे में जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर का हिस्सा, तो इस हिस्से जिसमें रेगिस्तान फैला हुआ है उसे प्राचीन समय में मरु प्रदेश कहा जाता था। तो इस मरु प्रदेश का वर्णन किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है और बृहत संहिता में मिलता है। यह जो बृहत संहिता है वह वराह मिहिर द्वारा रचित है। तो ये ग्रंथ हैं जिनमें मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से देखते हैं, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता और बृहत संहिता। हमारा दूसरा प्रश्न है, मरु प्रदेश किस जाति या समुदाय का प्रारंभिक गणतंत्र था? तो पुस्तक में दिया गया है कि जो मरु प्रदेश था यानी रेगिस्तानी इलाका था, वह आर्यों का प्रारंभिक गणतंत्र था। हमारा तीसरा प्रश्न है, मरु प्रदेश में वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र या जिले सम्मिलित थे? तो हम जानते हैं राजस्थान के नक्शे में जो पश्चिमी हिस्सा है वह मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था। जैसे वर्तमान के ज़िलों को अगर हम देखें तो वर्तमान के ज़िलों में बीकानेर, नागौर से ही बना डीडवाना, कुचामन, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग आते थे मरु प्रदेश में। हमारा चौथा प्रश्न है, मरु प्रदेश में कालांतर में विस्तार होने पर किन किन जनपदों का निर्माण हुआ? तो मरु प्रदेश के विस्तार के फलस्वरूप किन किन जनपदों का निर्माण हुआ? तो कुरु, मद्र तथा जंगल इन जनपदों का निर्माण हुआ मरु प्रदेश के विस्तार के फलस्वरूप। हमारा पांचवा प्रश्न है, जांगल जनपद में वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिलों के भाग
सम्मिलित थे। तो जांगल जनपद, अगर एक शब्द में बताऊं तो जांगल जनपद का जो संबंध है वह बीकानेर से है। बीकानेर से है और बीकानेर और इसके आसपास के इलाकों से है, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंतर्गत बीकानेर आता है। तो जांगल का संबंध बीकानेर से है और बीकानेर के अतिरिक्त नागौर, नागौर से ही बना डीडवाना, कुचामन एवं जोधपुर के कुछ हिस्से भी जांगल जनपद के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी तथा इसका साम्य वर्तमान में किस स्थान से प्रतीत होता है? तो जांगल, जैसा कि हमने जाना जांगल जनपद का क्षेत्र बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ हिस्सा जांगल के अंतर्गत आता था। और जांगल की राजधानी कौन सी है? तो जांगल की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर इसका नाम था। अहिच्छत्रपुर किसकी राजधानी? तो जांगल की। और यह जो अहिच्छत्रपुर है वह वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो वह है नागौर। वह है नागौर, यानी जो पुराना अहिच्छत्रपुर था, अगर उस लोकेशन को हम ट्रैक करने की कोशिश करें तो उसका साम्य बैठता है वर्तमान नागौर से। और एक और रोचक बात है, वह यह है कि नागौर, इस शब्द को गौर से देखिए, नागौर को गौर से देखिए, इसमें नाग शब्द आ रहा है। नाग, नाग का क्या अर्थ होता है? नाग का अर्थ होता है सांप। और अहिच्छत्रपुर, जो कि इस नागौर का एक तरह से पुराना नाम है या इस क्षेत्र का पुराना नाम है, इसमें शब्द आ रहा है अहि। अहि, अहि का अर्थ भी सांप ही होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है? ये है कि यह जो नागौर है वह बसाया गया था नागवंशीय शासकों के द्वारा, इसीलिए नागौर में नाग है और अहिच्छत्रपुर में अहि है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के कौन से दो महापुरुष द्वारका जाते समय जांगल क्षेत्र से गुजरे थे? सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि हम कभी कभी अज्ञानतावश कह देते हैं द्वारिका। द्वारिका, द्वारिका शुद्ध शब्द नहीं है। जो शुद्ध शब्द है वह है द्वारका। द्वारका। तो मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि यदुवंश के दो महापुरुष कौन हैं? तो बलराम एवं श्री कृष्ण। बलराम एवं श्री कृष्ण ये गुजरे थे किस क्षेत्र से? तो जांगल क्षेत्र से गुजरे थे। यह कथा है या फिर यह जनश्रुति है। तो इसका उल्लेख है मत्स्य पुराण में। कौन गुजरे थे? बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय जांगल क्षेत्र से। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? देखिए, इस प्रश्न से पहले मत्स्य पुराण का उल्लेख था, यहाँ मत्स्य जनपद का उल्लेख है। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इससे पहले ऋग्वेद का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले प्रश्न में हुआ है जब मरु प्रदेश का वर्णन भी ऋग्वेद में मिला। तो मरु प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद में है और मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वह भी ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी किसे बताया गया है? तो महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी बताया गया है विराट नगर को। विराट नगर को, या विराट नगर का ही अन्य नाम है बैराठ। बैराठ। अब देखिए, यह जो बैराठ शब्द है वह विराट का ही बदला हुआ रूप है। विराट का ही बदला हुआ रूप है बैराठ। और विराट नगर, यह जो नगर था वह राजा विराट का नगर था। राजा विराट का नगर। और इसी विराट नगर या बैराठ में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। हमारा अगला प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि लोकेशन परिवर्तन से संबंधित है। क्योंकि नए जिलों के निर्माण के बाद में
कई स्थल इधर-उधर हुए हैं। उनमें से एक जानकारी यह भी है कि मत्स्य जनपद मत्स्य जनपद वर्तमान में किस ज़िले के मध्य स्थित था? तो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि मत्स्य जनपद का संबंध जयपुर ज़िले से है, लेकिन अब यह जो इलाका है वह चला गया है कोटपूतली बहरोड के बीच। कोटपूतली बहरोड के बीच। तो इसे तैयार कर लीजिएगा कि मत्स्य जनपद वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो कोटपूतली बहरोड के अंतर्गत आता है। कोटपूतली बहरोड के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चीनी यात्री ने विराट नगर या बैराठ का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो वह प्रसिद्ध चीनी यात्री है युवान च्वांग, या इसी का अन्य नाम मिलता है हुएनसांग, और इंग्लिश में इसका नाम इस तरह से लिखा मिलता है। तो इसका नाम वैसे जो प्रसिद्ध है ज़्यादा वह हुएनसांग के रूप में है, लेकिन युवान च्वांग भी मिलता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम इसका जो अंग्रेज़ी संस्करण है वह ध्यान रखें, क्योंकि उसमें फेरबदल नहीं होगा। तो यह जो हुएनसांग है यह सुप्रसिद्ध चीनी यात्री है। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह से हुएनसांग और ह से ही हर्षवर्धन, और यह बैराठ आया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। प्राचीन शूरसेन जनपद के अंतर्गत वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले या भूभाग सम्मिलित थे? तो प्राचीन शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग आते थे शूरसेन के अंतर्गत। और जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वह हम पढ़ते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो शौरसेनी का संबंध भी किससे है? इसी शूरसेन से है। आइए देखते हैं, प्राचीन शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और शूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? तो शूरसेन के अंतर्गत आते थे भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली, राजधानी मथुरा। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के किन लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है? तो सिकंदर का समय क्या था? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। इसी समय में सिकंदर भी था और उसने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर यूनानी ही था, तो यूनानी या ग्रीक लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस ऐतिहासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है बयाना प्रशस्ति से। तो शूरसेन का इलाका कौन सा है? तो शूरसेन के अंतर्गत जो आने वाले ज़िले हैं, वर्तमान ज़िले, वे हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यह जो बयाना प्रशस्ति है वह भी कहाँ है? तो बयाना प्रशस्ति है भरतपुर में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब से राजस्थान में आकर बसने वाली प्रमुख साहसी एवं शौर्यवान जातियां कौन सी थीं? सिकंदर के आक्रमण के बाद, यानी जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तब पंजाब यानी भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ से राजस्थान में आकर बसने वाली प्रमुख साहसी एवं शौर्यवान जातियां कौन सी थीं? तो मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये जातियां पंजाब में बसी हुई थीं या पंजाब के आसपास बसी हुई थीं। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण के परिणाम स्वरूप
अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए ये इस तरफ आ गई, यानी राजस्थान की तरफ आ गई और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गई। तो कौन सी जाति किस क्षेत्र में बसी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। शिवी जाति ने आधुनिक राजस्थान के किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्वीकार या आधिपत्य स्थापित किया था? शिवी जाति ने आधुनिक राजस्थान के किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो शिवी जाति ने आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यानी शिवी जाति कहाँ पर आकर बसी? तो शिवी जाति आकर बसी उदयपुर के आसपास, उदयपुर, आधुनिक उदयपुर के आसपास। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो शिवी यानी उदयपुर के आसपास का इलाका, उदयपुर और उसके आसपास का इलाका। और शिवी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, माध्यमिका। और इसी माध्यमिका का बदला हुआ रूप है, इसी शब्द का बदला हुआ रूप है मध्यमिका, मध्यमिका। तो शिवी की राजधानी माध्यमिका या मध्यमिका, माध्यमिका या मध्यमिका। और इस माध्यमिका या मध्यमिका के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके अवशेष मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में। यह प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है कि नगरी, नगरी कहाँ है, नगरी नामक गांव कहाँ है? तो नगरी यह जो है वह चित्तौड़गढ़ में है। इसी तरह का एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नगर कहाँ है, यानी नगर कहाँ है, नगर नामक गांव कहाँ है? तो नगर है टोंक में, नगरी है चित्तौड़ में, और दोनों ही पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन शिवी जनपद के, प्राचीन शिवी जनपद के भूभाग को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो शिवी जनपद हमने पढ़ा, शिवी जनपद का संबंध किस क्षेत्र से? तो वर्तमान उदयपुर से। शिवी की राजधानी माध्यमिका या मध्यमिका, और इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? माध्यमिका या मध्यमिका के, तो नगरी में। नगरी, नगरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। नगर कहाँ है? टोंक में। तो प्राचीन शिवी जनपद के भूभाग को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो मेदपाट या प्रागवाट के नाम से, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। और इसी मेदपाट, मेदपाट शब्द का बदला हुआ रूप है मेवाड़, मेवाड़। जिसे हम वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, वह पहले कभी मेदपाट था, मेदपाट। और यह जो मेदपाट था वह किस जनपद के भूभाग का अन्य नाम था? तो इसी शिवी जनपद के, शिवी जनपद के भूभाग का अन्य नाम था मेवाड़, या पुराना नाम मेदपाट या प्रागवाट। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। अर्जुनायन जाति, अर्जुनायन जाति किस प्रांत में स्थित थी और वे किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो अर्जुनायन जाति कहाँ बसी? तो वर्तमान का जो भरतपुर अलवर है, भरतपुर अलवर है, भरतपुर अलवर है, वहाँ बसी अर्जुनायन। और यह जो अर्जुनायन जाति थी वह अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी, अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी। विजय यानी जीत, अपनी सामरिक और युद्ध में हुई जीतों के लिए ये अर्जुनायन प्रसिद्ध थे। और अर्जुनायन कहाँ बसे? तो भरतपुर अलवर में, भरतपुर अलवर में। अगला प्रश्न है, अर्जुनायनों ने किस जाति के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था? तो विदेशी क्षत्रपों को परास्त किसने किया? तो अर्जुनायनों ने किया। किनके साथ मिलकर? तो मालवों के साथ मिलकर, मालवों के साथ मिलकर, मालवों के साथ मिलकर अर्जुनायनों ने परास्त किया। किन्हें? तो विदेशी क्षत्रपों को। अब ये विदेशी क्षत्रप क्या होते हैं? तो क्षत्रप शब्द की व्याख्या इस पाठ में की गई है कि क्षत्रप का अर्थ होता है क्षत्रपति, क्षत्रपति यानी किसी भी क्षेत्र का स्वामी या प्रांत का मालिक, या फिर हम कह सकते हैं राज्यपाल, तो वह होता है क्षत्रप। और क्षत्रप शब्द का प्रयोग जो शक हैं, शक शासक हैं, उनके लिए किया जाता था। तो अर्जुनायनों ने परास्त किया था विदेशी क्षत्रपों को मालवों के साथ मिलकर। अब हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न।
अब तक जो हमने जानकारियाँ देखी, पढ़ी प्रश्नों के माध्यम से, अब उन्हीं जानकारियों पर आधारित बस प्रश्नों की शैली को बदलकर कुछ और प्रश्न तैयार किए गए हैं, उन्हें देखते हैं। यह एकदम ये जो प्रश्न है वे एकदम सटीक परीक्षा के मद्देनज़र और परीक्षा की शैली में ही तैयार किए गए हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या साहित्य में मरु प्रदेश का उल्लेख नहीं हुआ है? तो हमने सबसे पहले प्रश्न में पढ़ा था कि मरु प्रदेश का उल्लेख किन किन ग्रंथों में हुआ है। चरक संहिता में हुआ है, बृहत संहिता में हुआ है, रामायण महाभारत में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है। सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है मरु प्रदेश का उल्लेख। हमारा 23वां प्रश्न है, जांगल जनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जांगल जनपद, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो जांगल जनपद का क्षेत्र है बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर के कुछ हिस्से आते हैं। इसकी राजधानी यानी जांगल जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसका साम्य नागौर से माना जाता है। तो यह कथन सही है। अहिच्छत्रपुर जांगल जनपद की राजधानी थी, जिसका साम्य किससे से है? तो नागौर से। नाग और अहि वाली बात आपको याद होगी। मत्स्य पुराण के अनुसार बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे, तो यह बात भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, यानी सी सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत हमें जनपद को उसकी राजधानी से सुमेलित करना है। सबसे पहले जांगल जनपद, तो जांगल की राजधानी अभी हमने देखी अहिच्छत्रपुर ये, और अहिच्छत्रपुर का जो आधुनिक नाम है या जो आधुनिक स्थान है वह है नागौर। मत्स्य जनपद की राजधानी तो विराट नगर या बैराट। शूरसेन की राजधानी तो शूरसेन की राजधानी मथुरा। शिवी जनपद यानी उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, और शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका या मध्यमिका। हमारा अगला प्रश्न है, बयाना प्रशस्ति का संबंध किस प्राचीन जनपद या राजवंश के उल्लेख से है? तो बयाना प्रशस्ति का जो संबंध है वह शूरसेन जनपद से है। बयाना कहाँ है? तो भरतपुर में है। और शूरसेन जनपद का संबंध भी कहाँ से है? तो भरतपुर से और अलवर से है, अलवर भरतपुर से है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब की जातियों के राजस्थान में स्थानांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है, ये जातियां अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में आकर बसीं। यह बात एकदम सही है। दूसरा कथन है, इनमें मालव, शिवी तथा अर्जुनायन प्रमुख जातियां थीं। यह बात भी सही है। तीसरा कथन, ये जातियां अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। यह कथन भी सही है, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यह जो उपरोक्त लिखा है यह शब्द अशुद्धि हो गई है। जो शुद्ध शब्द होता है वह उपर्युक्त होता है, यह अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, मेदपाट या मेवाड़ एवं प्रागवाट किस प्राचीन जनपद के भूभाग का नाम था? तो मेवाड़ या इसका जो पुराना रूप है इस शब्द का वह है मेदपाट या प्रागवाट। यह किस प्राचीन जनपद के भूभाग का नाम था? तो शिवी जनपद के प्राचीन जो प्राचीन शिवी जनपद है उसके भूभाग का नाम था मेदपाट या
प्रागवाट। अब देखते हैं कुछ कथन कारण संबंधी प्रश्नों को। पहला कथन है, अर्जुनायन जाति के योद्धाओं ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। यह कथन एकदम सही है। अर्जुनायन जाति के योद्धाओं ने मालवों के साथ मिलकर ही परास्त किया था किसे? विदेशी क्षत्रपों को। क्षत्रप क्या होता है? तो क्षत्रप यानी क्षत्रपति, यानी प्रांत का स्वामी या राज्यपाल। और क्षत्रप किसे कहा जाता है? तो शक शासकों को, शक शासकों को। और दूसरा जो कथन है वह है, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी सामरिक विजयों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह बात भी सही है, यानी दोनों बातें सही हैं, दोनों कथन सही हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, चीनी यात्री युवान च्वांग, युवान च्वांग जिसे हुएनसांग भी कहते हैं, उसने विराट नगर या बैराठ का उल्लेख अपने विवरणों में किया है। तो यह बात सही है। जो हुएनसांग है वह हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसने विराट नगर या बैराठ का उल्लेख अपने विवरणों में किया है। दूसरा कथन है, विराट नगर प्राचीन काल में शूरसेन जनपद की राजधानी थी जहां सिकंदर ने आक्रमण किया था। यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि विराट नगर जो है या बैराठ जो है वह मत्स्य जनपद की राजधानी थी, शूरसेन जनपद की राजधानी नहीं थी। शूरसेन जनपद की राजधानी तो मथुरा थी। तो केवल और केवल यह जो पहला कथन है वह सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कथन 1, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी गांव ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात सही है। नगरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। नगर कहाँ है? टोंक में है। यहाँ यानी नगरी में प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका के अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल सही, दोनों कथन सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 32, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय किस जनपद का उल्लेख 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के यूनानी लेखकों द्वारा किया गया? अब देखिए, यह जो प्रश्न बना है वह कक्षा 6 की हमारा राजस्थान से बना है। और मेरा दावा है कि अगर यह प्रश्न ऊंची से ऊंची परीक्षा में दे दिया जावे तो भी पुरानी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी एक प्रकार से धोखा खा जाएंगे या चकमा खा जाएंगे। तो जानकारी साधारण हो सकती है, लेकिन उस जानकारी जब हम पढ़ते हैं तो जानकारी साधारण लगती है, लेकिन जब वही जानकारी प्रश्न रूप में हमारे सामने आती है तो वह एकदम असाधारण लगने लगती है। इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय किस जनपद का उल्लेख 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के यूनानी लेखकों द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। और शूरसेन जनपद के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो वर्तमान जो भरतपुर अलवर वाला इलाका है वह इसके अंतर्गत आता है। क्षमा कीजिएगा, भरतपुर अलवर वाला नहीं, भरतपुर धौलपुर करौली वाला जो इलाका है वह शूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और इसका जो उल्लेख है वह सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के यूनानी लेखकों द्वारा किया गया है। जो अलवर भरतपुर वाला इलाका है वह या तो मेवात क्षेत्र जब पूछा जाता है तब हम समझते हैं, जब मेवात कहा जाता है तो हम समझते हैं अलवर भरतपुर, या फिर जो अर्जुनायनों का जो जिक्र हुआ था वह भी अलवर भरतपुर से ही संबंधित थे। हमारा 33वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अहिच्छत्रपुर राजधानी से संबंधित था? तो अहिच्छत्रपुर से संबंधित था
जांगल जनपद, जांगल जनपद। तो जांगल यानी बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर के कुछ हिस्से यह इस जांगल जनपद के अंतर्गत आते थे। और जांगल जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर और वर्तमान स्थान तो नागौर। हमारा 34वां प्रश्न और इस सत्र और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भरतपुर अलवर क्षेत्र में कौन सा प्राचीन गणराज्य या जनपद मुख्य रूप से स्थापित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अर्जुनायन। अर्जुनायन जो जनपद था, यानी जिस स्थान पर यह अर्जुनायन जाति आकर बसी, वह इलाका था भरतपुर अलवर वाला। शिवी वाला इलाका हम जानते हैं, यह उदयपुर और उसके आसपास वाला इलाका था। मालव मालव जो है वह प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक इसके इर्द गिर्द बसे हुए थे, इनके आसपास। कुरु कुरु जो यह जनपद था, यह राजस्थान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। अलवर का कुछ हिस्सा हम कुरु के अंतर्गत मान सकते हैं। तो यह थे आज के प्रश्न, आज के 34 प्रश्न जो बने अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास से। इस अध्याय का लगभग आधा हिस्सा अभी बाकी है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में पूरा करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसके अंतर्गत तथ्यों का जो संग्रह है वह बहुत सुस्पष्ट है। तो ये पुस्तकें बहुत ही उपयोगी साबित होंगी आपकी तैयारी में। बस आप लगातार अभ्यास करते जाइए, सजग होकर पढ़ते जाइए और निरंतरता बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।